Hello, dear students. I hope you all are good. This is Harsh Malviya. Welcomes you to Ed Theory, your own education platform. So, in the previous video, we studied and discussed about the chapter 1 of your NCERT class 7 geography, our environment, and also know about its components and its domains. So, we already studied about the lithosphere, and now we are going to discuss about the remaining three major domains of the earth. So without wasting any time, let's go. तो जैसा कि बच्चों आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है, तो जैसा इसका हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं. तो ये क्या है? इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. हमने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर क्या है. आपकी अर्थ की जो सबसे हार्ड टॉप लेयर होती है, ऊपरी परत होती है, ठीक है, सॉलिड क्रस्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं. और ये बनी किससे होती है? तो ये बनी होती है आपके रॉक्स और मिनरल से, साथ ही साथ सॉइल की एक थिन लेयर से. ठीक है. तो आपका ये जो लिथोस्फीयर होता है ये इरेगुलर सरफेस होता है और इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे आपके माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज़ हैं. ये सारी चीज़ें आपकी लिथोस्फीयर में ही आती हैं. ठीक है. अगर हम जानना चाहें कि ये डोमेन हमको क्या प्रोवाइड करता है, तो दिस डोमेन प्रोवाइड अस विद फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ठीक है. तो ये जो आपका लिथोस्फीयर है ये हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, हमें ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करता है. ठीक है. एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट से हमको बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं, ठीक है, श्रब्स है, या फिर इसके अलावा हमको वुड मिलता है. ठीक है. और फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से भी मिलती है. ठीक है. साथ ही साथ ये हमको लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए. इसके अलावा ये मिनरल वेल्थ का भी एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है. ठीक है. तो ये था आपका लिथोस्फीयर. तो नाउ हम लोग अब बात करते हैं इसके सेकंड डोमेन के बारे में हमारे अर्थ के, जिसका कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन माना जाता है हमारे अर्थ का. तो एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर क्या है? वो थिन लेयर, एयर की वो पतली लेयर जिसने हमारे अर्थ को सराउंड कर रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. ठीक है. तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. ठीक है. तो हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर होने का क्या कारण है? हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसने एटमॉस्फेयर को होल्ड कर रखा है. ठीक है ना. हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे अर्थ का, उसने एटमॉस्फेयर को होल्ड कर रखा है अर्थ पे. दैट इज़ वाई हमारे अर्थ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है, एयर है. ठीक है. इसके अलावा एटमॉस्फेयर का एक सबसे बड़ा मेजर रोल माना जाता है कि हमको सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं. ठीक है. विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ठीक है. तो जो हमारे स्किन इश्यूज़ वगैरह हैं ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज से होते हैं, क्योंकि सन की अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. ये हमको स्किन कैंसर और स्किन डिजीज़ जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहुंचा सकती है. ठीक है. तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये हमको सन से आने वाली हार्मफुल रेस से और स्कॉचिंग हीट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अब बात करते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेपर होता है. अगर बात की जाए कि कॉम्पोजिशन के एटमॉस्फेयर के, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो लगभग 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है. ठीक है. सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन. फिर उसके बाद आता है आपका 21% ऑक्सीजन. ठीक है. फिर उसके बाद थर्ड सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर आपका 1% में वो सारी गैसेस आ जाती हैं, नोबल गैसेस आ जाती हैं, जैसे जेनॉन, क्रिप्टॉन. ठीक है. और ओजोन, बहुत सारी गैसेस जो हैं वो इसमें आ जाती हैं. ठीक है. साथ ही साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होता है. ठीक. तो चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. देखिए, एटमॉस्फेयर में अगर चेंजेस होंगे तो उससे आपके वेदर और आपके क्लाइमेट में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो ये था आपका एटमॉस्फेयर. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग थर्ड डोमेन की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है, जिसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. ठीक है. तो हाइड्रोस्फेयर क्या है? तो द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड एज हाइड्रोस्फेयर. ठीक है. हाइड्रोस्फेयर को डोमेन ऑफ वाटर भी कहा जाता है.
ठीक है। और इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोस्फीयर बना कैसे किससे है, तो हाइड्रोस्फीयर में वाटर के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। और वाटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे वाटर बॉडीज़ आपकी हो गई, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आती हैं, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है, क्योंकि विदाउट वाटर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। वाटर जो है बहुत ही एसेंशियल थिंग मानी जाती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों या कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए वाटर का होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर बहुत ज़्यादा है, 71% यहाँ पर क्या है, वाटर है अर्थ पे, ठीक है। तो इस वजह से स्पेस से भी हमको अर्थ जो है वो एकदम ब्लू नज़र आता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ठीक है। तो ये था आपका हाइड्रोस्फीयर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, तो इट इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो बायोस्फीयर क्या है, ये अर्थ का एक नैरो जोन माना जाता है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यह बायोस्फीयर का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बायोस्फीयर क्या है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर, या आप ये कह सकते हो कि आपके जो तीनों जो डोमेन्स हैं आपके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों जिस जगह पर इंटरैक्ट करते हैं और दूसरे लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, वो क्या है, आपका बायोस्फीयर है, ठीक है। तो आपका जो ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर बनाती हैं, ठीक है ना, और लिविंग वर्ल्ड बनाती हैं, ठीक। तो ये था आपका बायोस्फीयर। अब आ जाते हैं उस रवि की स्टोरी पे, एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो रवि एट द कैंप ऑफिस, तो व्हेन इट रेन्ड हेविली एट द कैंप द चिल्ड्रंस वर रिमाइंडेड ऑफ देयर विलेज डेज, ठीक है। तो जब रवि जो है वो अपने कैंप पर गया होता है, तो जब वो अपने कैंप पे होता है तो वहाँ पर अचानक बारिश होने लगती है। तो जो बच्चे हैं उनको अपने गांव के दिन याद आ जाते हैं। सम रिकॉल्ड द पोरिंग रेन्स इन देयर विलेजेस दैट ट्रांसफॉर्म द सराउंडिंग्स इनटू अ लश ग्रीन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं वो गांव में पड़ने वाली बारिश को याद करते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, बारिश होने के बाद पूरा का पूरा जो उनका आसपास का इन्वायरमेंट है वो हरा भरा हो जाता है, ठीक है। तो while others who lived in area of scanty rainfall they did not share the same enthusiasm as they had seen was dry surroundings and camels, जबकि जो दूसरे लोग उसके साथ कैंप में होते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे इलाकों से आए होते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है या नाम मात्र की होती है, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा जो है वो खुशी अपनी जाहिर नहीं कर पा रहे होते हैं जितना कि वो लोग कर पा रहे होते हैं जिन्होंने गांव में अच्छी बारिश देखी होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो सूखे इलाकों से आए हुए लोग होते हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा पानी कभी देखा ही नहीं था। इन्होंने क्या, हमेशा सूखा सूखा अपना सराउंडिंग देखा था, ठीक है, वहाँ पे कैमल्स देखते थे। तो दिस मेड रवि टू वंडर एज टू वाई वुड क्लाइमेट एंड वेजिटेशन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इफ एट ऑल देयर वॉज एनी रिलेशन बिटवीन देम। तो रवि इस बात से बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर जो हमारा क्लाइमेट है और जो वेजिटेशन है वो प्लेस बाय प्लेस अलग अलग कैसे होता है और क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है। तो ही पुट द सेम क्वेश्चन टू हिज टीचर हु रिप्लाइड दैट दे वर इंटर रिलेटेड एंड दिस इंटर रिलेशन इज कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो यही सेम क्वेश्चन अपने टीचर के सामने रखता है और फिर उसके टीचर उसको ये रिप्लाई करते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इसी इंटर रिलेशन को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। कहने का मतलब कि आपका जो क्लाइमेट है और जो वेजिटेशन है वो एक दूसरे पर क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, ड्राई होगा, वहाँ का वेजिटेशन भी क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि वाटर वहाँ होगा नहीं तो नए प्लांट्स वहाँ ग्रो
नहीं करेंगे। वहाँ ऐसे प्लांट्स उगेंगे जो क्या जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उनमें कांटे होंगे, ऐसे पौधे वहाँ पर उगेंगे, जैसे कैक्टस है, ठीक है, बबूल है, कीकर है, ये सारी चीज़ें वहाँ उगेंगी। और अगर हम दूसरे केस में जाते हैं, अगर ऐसे इलाकों की बात करें जहाँ बारिश अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पर कई कैटेगरीज के पौधे उगेंगे जिनकी बड़ी बड़ी लीव्स होंगी, ठीक है, और काफ़ी लंबा वो ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्लाइमेट और जो वेजिटेशन है वो दोनों एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसी इंटर रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? तो द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन टर्न द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो रिलेशन होता है और ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ओशंस, ये सभी क्या हैं? इकोसिस्टम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स और अपनी अपनी सराउंडिंग्स पे क्या हैं? रिलेटेड हैं, या अपने अपने सराउंडिंग्स से उनका क्या है? रिलेशन है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी है, इंटर रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलकर बना रही हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। तो व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट? तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में एकदम स्टार्टिंग में कहा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ये एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट होते हैं, फिर एनवायरनमेंट को अपनी नीड्स के हिसाब से वो क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, ठीक है। और ह्यूमंस जो हैं वो नए नए तरीके सीखते हैं कि हम कैसे एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। जैसे दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं जब ह्यूमन बींग्स पहली बार आए थे इस धरती पे, ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या सीखा था? पहले तो वो लोग हंटिंग करते थे, या उनको जो कुछ भी मिल जाता था वो उसको खा लेते थे। फिर उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। हंटिंग करने के बाद फिर उनका आग का आविष्कार हुआ, तो उन्होंने चीज़ों को पकाना स्टार्ट करना, ठीक है, चीज़ों को पकाना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर उसको पका के खाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके उनको ये भी समझ में आने लगा कि पौधे जो हैं वो क्या हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी पेड़ वेड़ से कोई फल या नट उनको कुछ मिलता था वो उसको ज़मीन पे फेंक देते थे, और कुछ टाइम बाद देखते थे कि वहाँ पर क्या है? एक नया पौधा ग्रो कर गया है। तो उससे ये बात भी उनको समझ में आई कि ये चीज़ें हैं, इनसे क्या पौधे भी उगते हैं, ठीक है। जो इसके सीड्स होते हैं या इसका जो अंदर का मटेरियल बचता है उसको अगर हम फेंक देते हैं तो उससे क्या है? पौधे ग्रो कर रहे हैं, पेड़ ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने इस तरीके से खेती करना सीख लिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, ठीक है। फिर जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उससे फिर इनकी लाइफ और आसान हो गई, चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में आसानी होने लगी, ठीक है। फिर सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, सरप्लस फूड जो है प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। और फिर जो सरप्लस फूड होता था वो उसको एक्सचेंज कर लिया करते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो इससे एक नया सिस्टम आया जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता। बार्टर सिस्टम क्या होता था? यानी ये एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता था। मीन्स कि अगर किसी पर्सन के पास चावल है और दूसरे पर्सन के पास गेहूँ है, अगर पहले पर्सन को गेहूं की आवश्यकता है तो वो क्या करता था? अपना चावल उसको थोड़ा सा दे के उससे गेहूं ले लेता था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो उस समय ये सिस्टम भी चालू हुआ, तो लोग अपने जो सरप्लस प्रोड्यूस होती थी वो उसको क्या करते थे? एक्सचेंज कर लिया करते थे, ठीक है। तो इट्स अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम क्या है? ये एक तरह का ट्रेड है जिसमें गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था बिना मनी के यूज़ के। उस समय तो कोई पैसा ऐसा जानता नहीं था, तो यही सिस्टम शुरू हुआ, और फिर धीरे से यहीं से क्या आ गया? करेंसी सिस्टम चालू हो गया, ठीक है। इसी ने एक ज़रिया बना दिया करेंसी सिस्टम का, तो लोगों ने सिक्कों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं से क्या हुआ? ट्रेड का स्टार्ट हुआ, व्यापार होना स्टार्ट हो गया, और फिर कॉमर्स डेवलप कर गया। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ह्यूमंस ने किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन करने के बाद फिर वो क्या हो गए? अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने लगे, यूज़ करने लगे,
ठीक है। तो यही चीज़ें जो है वो लीड की गई किसकी तरफ, ह्यूमन एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आगे चलते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर जैसे कि पीछे आया तो वहाँ पे जब ट्रेड और कॉमर्स शुरू हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ। इससे बड़े पैमाने पर चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी, कपड़े बनने लगे, सामान बनने लगे, गुड्स बनने लगे, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्ट, ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा फास्ट हो गया, रेल का आविष्कार हो गया, एरोप्लेन्स बन गए, शिप्स बन गए, तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया, डेवलप हो गया। फिर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया, दुनिया के सारे देशों के साथ हम क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अब हम बैठे बैठे कई चीज़ें क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ऑर्डर दे देते थे, या अपना सामान मंगा लेते थे, ठीक है, या अपना सामान बेच लेते थे। तो बैठे बैठे हमारा क्या होने लगा, कम्युनिकेशन होने लगा। द परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन एक बात ये भी हमको ध्यान में रखना होता है कि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में हमें एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। जो ह्यूमंस हैं इन्हें ये भी सीखना चाहिए कि हमको कैसे रहना है इस एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए या कम से कम नुकसान पहुंचाए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन हो उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम या कमी ना हो, ठीक है। इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना होगा। तो आज कहीं ना कहीं लोगों को के अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए कि कैसे वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन हारमोनियस वे में, ठीक है, डिज़ास्ट्रस वे में नहीं, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट आपका क्या रहे, सुरक्षित रहे, आने वाली जनरेशन में को भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, ठीक है। तो हमको चीज़ों को ऐसे यूटिलाइज करना है, ऐसे यूज़ करना है कि एनवायरनमेंट पे इसका बुरा प्रभाव ना हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो ऐसे ही अमेजिंग एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।